हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के हमारे अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है खरपतवार नियंत्रण के ऊपर। पिछले टॉपिक में भी हमने खरपतवार नियंत्रण के ऊपर चर्चा किया था और शस्य विधि तक हमने पढ़ाई की थी। शस्य विधि के बाद दो विधि और होते हैं, एक है जैविक विधि। खरपतवार नियंत्रण के मूल रूप से देखा जाए तीन विधि होते हैं। पहला है शस्य विधि, दूसरा जैविक विधि है और तीसरा जो है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि तो शस्य विधि के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। आज का जो क्लास है, आज का जो चर्चा है वो हम जैविक विधि के ऊपर और रासायनिक विधि के ऊपर करेंगे। और जब ये दोनों विधि कंप्लीट हो जाएंगे तो खरपतवार का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो कंप्लीट हो चुका रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैविक विधि जिसे अभी हमें स्टार्ट करना है, जैविक विधि। जैविक विधि क्या होता है? जैविक विधि के अंतर्गत हम इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं छोटे, जो जिनको खेत में छोड़ने पर या खेत में डाल देने पर वो फसलों को छोड़कर केवल खरपतवार को क्या करे, खरपतवार को खाकर हजम करके उसे खत्म कर दे। तो इस प्रकार का जो विधि होता है यही हम लोगों का जैविक विधि या बायोलॉजिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो जिस इंसेक्ट या पेस्ट को छोड़ा जाता है उसमें उन्हें बायो एजेंट के नाम से जाना जाता है, बायो एजेंट्स कहते हैं। तो बायो एजेंट्स क्या है? कुछ इस प्रकार के कीट पतंग हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इंसेक्ट हो सकता है जो जिसे हम खेत में छोड़े, खेत में उतार दें हम, तो वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए और फसलों को नुकसान बिना पहुंचाए वो केवल और केवल खरपतवार या जितने भी पैरासाइट्स हैं सिर्फ उन्हीं को खाकर उसे खत्म कर दे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाकर उसकी वृद्धि को रोक दे। तो ऐसे कीट पतंगों को हम किस नाम से जानते हैं? बायो एजेंट्स के नाम से जानते हैं। मगर कोई भी बायो एजेंट को फील्ड में उतारने के पहले हमें उसको रफली पहले ही हमें किस फसल में उपलब्ध या किस फसल के बीच में उगे हुए खरपतवार के लिए हम उस कीट को डाल रहे हैं, तो हमें पहले ये देख लेना है कि उस फसल के 2-4 पौधे के ऊपर उन कीटों को डालकर देख ले और हम चेक कर लें कि वो कीट जो है फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीट जो है वो फसल और खरपतवार मिक्स वाले फसल में हमने उनको डाल दिया तो वो खरपतवार को ना खाकर वो केवल फसल को ही नुकसान पहुंचाना चालू कर देंगे, तो वो कीट भी हमारे लिए एक प्रकार का निगेटिव इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस करेगा। तो पहले हम उस फसल के बहुत थोड़ी सी मात्रा में कीट का प्रयोग करके देख लेंगे कि वो कीट जो है फसल को ना खाकर केवल खरपतवार को यदि खा रहा है तो उस स्थिति में उन कीट को पूरे जो फसल है उस पूरे फसल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही कीट जो केवल खरपतवार को खाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बायो एजेंट्स कहा जाता है। तो हम उस बायो एजेंट को प्रयुक्त करते हैं। जैसे उदाहरण है बायो एजेंट को प्रयुक्त करने का। बायो एजेंट में दो चीजों को मूल रूप से प्रयुक्त किया जाता है। पहला है इंसेक्ट है और दूसरा जो है वो है फंगाई है। फंगाई इस तरह, फंगाई मतलब क्या है? फफूंद। और इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीट। इंसेक्ट का तात्पर्य है कीट और इसका अर्थ है फफूंद। तो इंसेक्ट के लिए उदाहरण किस प्रकार का चीज है कि जैसे एक खरपतवार है, लेंटाना कैमारा। इंसेक्ट में हम उपयोग करते हैं जैसे एक खरपतवार हमने खरपतवार कौन सा उपयोग, खरपतवार जो है एक नाम है लेंटाना कैमारा, ये पहला खरपतवार। इस खरपतवार को खत्म करने के लिए दो प्रकार के विशेष कीटों का प्रयोग किया जाता है और उन कीट का जो नाम है वो है ऑक्टोमा एवं यूरोप्लाटा गिराल्डी। इसके लिए जिस कीट का प्रयोग किया गया वो कीट है पहला ऑक्टोमा और दूसरा है यूरोप्लाटा गिराल्डी। ये इस तरीके से देखिए, इंसेक्ट में ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग में आ रहा है या खरपतवार नाशी के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं? तो वो है
एक ऑप्टिमा के नाम से है और एक है यूरोप्लाटा गिराल्डी के नाम से। ये दो जो कीट हैं, ये दोनों कीट लेंटाना कमारा नाम के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए काम में आता है और ये जो है सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में इसको उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अर्जेंटीना में ओपुन्शिया अर्थात नागफनी, नागफनी का नाम है, तो नागफनी भी क्या है, एक प्रकार का खरपतवार के रूप में जाना जाता है। इसी में दूसरा जो चीज है, दूसरा खरपतवार है ओपुन्शिया, OPUNTIA। ओपुन्शिया हिंदी में इसको कहा जाता है नागफनी के नाम से जाना जाता है। तो इस नागफनी को कंट्रोल करने के लिए कौन से कीट का प्रयोग किया गया है, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। इसको नियंत्रण करने के लिए कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम इस नाम से कीट का प्रयोग किया गया। तो ये कुछ उदाहरण स्वरूप नाम है कि ये खरपतवार हैं, इन खरपतवार को खाने के लिए इन प्रकार के जो कीट हैं इनका उपयोग किया जाता है और ये कीट केवल और केवल खरपतवार को खाकर खत्म करते हैं, फसल को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार से ये खरपतवार पर नियंत्रण करते हैं। तो जैविक विधि में पहला जो बात था वो हमने इंसेक्ट के ऊपर चर्चा किया। दूसरा जो है फंगस, फंगाई। फंगाई किस चीज के लिए करता है, एक खरपतवार होता है हम लोगों का जलकुंभी। तो जलकुंभी को खत्म करने के लिए, जलकुंभी को हटाने के लिए अल्टरनिया आइकोर्निया नाम से इसको खत्म करने के लिए अल्टरनिया आइकोर्निया नाम से फंगस का उपयोग किया जाता है। तो ये फंगस है जो कि जलकुंभी को क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। तो ये एक दो कुछ उदाहरण थे, जिन उदाहरण के नाम से हमने ये समझा कि जैविक विधि से भी हम क्या करते हैं, खरपतवार को नियंत्रण करते हैं। मगर खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए, अच्छा नागफनी, यही जो नागफनी है, इस नागफनी को, ओपुन्शिया को कंट्रोल करने के लिए फंगस एक हम प्रयोग करते हैं फ्यूसारियम, FUSARIUM, फ्यूसारियम नामक फंगस का प्रयोग किया जाता है किसको, नागफनी को कंट्रोल करने के लिए। कीट का प्रयोग है तो कीट का नाम है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम, जबकि यदि फंगस से उसको कंट्रोल करना है तो उसका नाम है फ्यूसारियम। अब यह देखा जाता है कि जो जैविक विधि है उस जैविक विधि की कुछ कमी भी है। जैविक विधि हमेशा सही नहीं है। तो जैविक विधि की कमी क्या क्या है, पहला है यह किस जैविक विधि की, इसकी कमी की अपन बात करें, यदि जैविक विधि, ये तो ऊपर में दो प्रकार की विधि थी, इस विधि की कमी क्या है, कमी या इसकी सीमाएं क्या है। तो इनकी सीमाओं में पहला जो है कि विशेष खरपतवार के लिए ही उपयोग होगा, विशेष खरपतवार के लिए बस उपयोगी होगा, पहला। दूसरा इसकी जो कमी है वो है यह विधि बहुत ही वर्णनात्मक होती है, अर्थात सेलेक्टिव होती है, अत्यधिक वर्णनात्मक। अब यहां ये जो शब्द आया है एक वर्णनात्मक शब्द, इसे थोड़ी देर के बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश वर्ड है उसका सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव शब्द, सेलेक्टिव वर्ड जो होता है, सेलेक्टिव वर्ड का तात्पर्य यहां पर यह है कि ये जो हम वर्णात्मक जो कह रहे हैं, सेलेक्टिव मतलब ये केवल और केवल एक विशेष प्रकार के ही खरपतवार पर ही वो क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। तो ऊपर में भी हमने जो नाम लिखा है कि विशेष खरपतवार को ही वो अटैक करेगा। तो पहला और दूसरा एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों के दोनों समान हैं। तीसरा जो है, ऐसे कीट बहुत ही कठिनता से मिलते हैं जो केवल खरपतवार को नष्ट करे और फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे कीट का मिलना भी क्या होता है, मुश्किल रहता है। तो ये क्या है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्या चीज, कीट को ढूंढना, कि कीट जो हम ढूंढेंगे वो काफी मुश्किल है कि ऐसा कीट हमें मिले जो कि खरपतवार को बस प्रभाव डाले और फसल पे किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाले। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ कमी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला सस्य विधि हमने देखा, दूसरा भी हमने जैविक विधि के बारे में बात किया। मगर इन दोनों के अलावा जो मूल रूप से जो हमें पढ़ना है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम खरपतवार के विभिन्न प्रकार के ऊपर बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करेंगे।
और जितने भी उसमें अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी को भी हमें समझना है। अब इस पर रासायनिक जो विधि है, रासायनिक विधि में बहुत साधारण सा नाम आ रहा है कि जब रसायन की बात हो रही तो रासायनिक विधि पर जितने भी प्रकार के जो खरपतवार नाशी होंगे उन्हें शाकनाशी भी कहते हैं या हर्बिसाइड्स भी कहा जाता है, तो उन सब के अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं। रासायनिक विधि, तो रासायनिक विधि को मूल रूप से देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है। रासायनिक विधि का सबसे पहला जो भाग है वो है रसायन के आधार पर, रसायन के आधार पर बांटा गया। तो रसायन के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक शाकनाशी और अकार्बनिक शाकनाशी। कार्बनिक जो शाकनाशी है इसका तात्पर्य है कि ऐसे हर्बिसाइड्स या ऐसे रसायन जो खरपतवार को नियंत्रण करने में उपयोग होता है और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम मिले हुए हैं, अर्थात वो ऑर्गेनिक हैं, जिसको हम कार्बनिक कह रहे हैं, इंग्लिश में ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स है, मतलब वो ऐसी चीजें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। अब उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के विभिन्न प्रकार के ग्रुप क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में विभिन्न प्रकार के ग्रुप क्या क्या होते हैं, एलिफेटिक होता है, एमाइड्स होते हैं, बेंजोनिक्स होते हैं, कार्बामेट्स होते हैं। तो ऐसे करके काफी अलग अलग प्रकार के इनके वर्गीकरण है कार्बनिक के। तो कार्बनिक जो वर्गीकरण है इसको ये पूरे विधि का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, उसके बाद फिर हम सेपरेटली इसके ऊपर स्टडी करेंगे, बात करेंगे कि कार्बनिक शाकनाशी के कितने और वर्ग हैं और उन सब के उदाहरण क्या क्या हैं, और वो जो शाकनाशी हैं उनको कौन कौन से फसल पर और कौन से पौधों पर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। तो कार्बनिक शाकनाशी का मतलब है जिसमें कि ऐसी चीजें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड वाली चीजें मौजूद हों, ऐसे रसायन। अकार्बनिक में क्या रहता है कि कार्बन से रिलेटेड चीजें उसमें मौजूद ना हो, जैसे कि आर्सेनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम आर्सेनेट है। मतलब इसमें अकार्बनिक में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है हम लोगों का, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आर्सेनिक अम्ल हो गए, तीसरा जो है सोडियम आर्सेनेट हो गया, सोडियम आर्सेनेट हो गया। तो इन प्रकार के ये जो है बोरेक्स है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4, बोरेक्स हो गया। इन प्रकार की जो चीजें हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, मगर इस शाकनाशी के रूप में क्या है प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको किसका दर्जा दिया गया है, किस नाम से जाना गया है, इसको अकार्बनिक के नाम से जाना गया है। कार्बनिक के यहां पर मैंने अभी कोई भी उदाहरण नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि कार्बनिक का हम सेपरेटली भी क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक ग्रुप स्टडी करेंगे जब रासायनिक विधि के पूरे जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेंगे। तो ये पहला कंटेंट था सोडियम आर्सेनेट तक का। अब दूसरा जो विधि है इसका जो सेकंड है रासायनिक विधि का, जो खरपतवार नियंत्रण हम जो बात कर रहे हैं, तो इसका जो दूसरा जो भाग है इसको बताने का वो है वर्णात्मकता के आधार पर। पहला तो यह हो गया, दूसरा जो है वर्णात्मकता के आधार पर। वर्णात्मकता इंग्लिश में बोला जाता है सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी के आधार पर। तो सेलेक्टिविटी के आधार पर 2 हिस्से होते हैं, या A B के रूप में ले लेते हैं। पहला है वर्णात्मक और दूसरा है अवर्णात्मक। वर्णात्मक क्या होता है, वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव, और अवर्णात्मक मतलब होता है नॉन सेलेक्टिव।
तो वर्णात्मक जो हर्बिसाइड्स हैं या सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं या वर्णात्मक खरपतवार नाशी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये ऐसे खरपतवार नाशी होते हैं जो केवल निश्चित खरपतवार को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाते। और एक चीज है कि ये विशेष प्रकार के वनस्पति पर ही प्रभाव दिखाता है, वो वर्णात्मक है, सेलेक्टिव है। जबकि अवर्णात्मक क्या होते हैं? ये ऐसे खरपतवार हैं जो किसी भी प्रकार के वनस्पति पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो वर्णात्मक में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? किसी विशेष वनस्पति पर प्रभाव दिखाता है, मगर यह जो है किसी भी वनस्पति पर यह प्रभाव दिखाता है। तो वर्णात्मक के उदाहरण क्या है? वर्णात्मक का उदाहरण है हम लोगों का सीमाजाइन है, अट्राजाइन है, 2,4-D है, MCPA है। इसके उदाहरण क्या क्या है? सीमाजाइन, अट्राजाइन, 2,4-D, MCPA। ये जो शॉर्ट नेम लिखा जा रहा है, इन शॉर्ट नेम का भी पूरा का पूरा एक आपको सीरीज मिल जाएगा अभी इस क्लास के लास्ट में। और वो जो पूरा सीरीज है, उन सीरीज में इन सब के फुल फॉर्म नाम उसमें दिए जाएंगे आपके कि ये सब क्या क्या है। तो सीमाजाइम हो गया, अट्राजाइम हो गया, 2,4-D है, MCPA है। इन टाइप के जो खरपतवार नाशी हैं ये वर्णात्मक है। वर्णात्मक अर्थात सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का तात्पर्य है कि ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो किसी विशेष प्रकार के वनस्पति के ऊपर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के खरपतवार के ऊपर ही प्रभाव दिखाते हैं और मूल वनस्पति, मूल फसल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाता। ये वर्णात्मक है। जबकि अवर्णात्मक में क्या होता है कि किसी भी वनस्पति, कोई भी वनस्पति है, उन किसी भी वनस्पति में क्या कर सकते हैं? अपना प्रभाव दिखाता है। तो किसी भी में जब प्रभाव दिखाने का है तो इसके उदाहरण कौन कौन सा? डाइक्वेट और पैराक्वेट। इसके एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल दो हैं, डाइक्वेट और पैराक्वेट। इस प्रकार से डाइक्वाट और पैराक्वाट ये जो है, ये इसके वर्णात्मकता के आधार पर ये दो जो है हम लोगों के इसके आधार हो गए। तीसरा जो आधार होता है, तीसरा आधार है हम लोगों का, वह है शाकनाशी के स्थानांतरण के आधार पर, अर्थात ट्रांसलोकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स के आधार पर। तीसरा जो ये ए और ये बी यहां तक हुआ। तीसरा जो है वो यहां हम नीचे में लिख रहे हैं। तीसरा जो आधार है, तीसरा आधार है स्थानांतरण के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर। स्थानांतरण के आधार में क्या क्या है? दो आधार है। पहला जो होता है सिस्टमिक और दूसरा है कॉन्टेक्ट। पहला है सिस्टमिक हर्बिसाइड्स और दूसरा है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स। सिस्टमिक हर्बिसाइड्स का तात्पर्य क्या है? स्थानांतरण को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन के आधार पर। तो इसमें सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट दो प्रकार के हैं। सिस्टमिक हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? सिस्टमिक को हिंदी में भी सिस्टमिक ही लिखा गया है। तो सिस्टमिक हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे हर्बिसाइड्स हैं, ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो खरपतवार के जाइलम और फ्लोएम नामक जो ऊतक होते हैं उनके माध्यम से खरपतवार पौधों के अंदर वो एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के पश्चात उस पूरे पौधे को अंदर ही अंदर क्या करते हैं? वो खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे जो खरपतवार हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? हमारे सिस्टमिक के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टमिक जो रहता है वो जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू हैं, जो ऊतक हैं, इनके माध्यम से प्लांट में एंट्री लेते हैं और प्लांट में एंट्री लेने के पश्चात उस प्लांट को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। जबकि कॉन्टेक्ट में क्या? अच्छा, इसके उदाहरण क्या है? सिस्टमिक के, सिस्टमिक के उदाहरण है प्रोपेनिल है, 2,4-D है, एट्राजीन है। 2,4-D, एट्राजीन, सीमाजीन, ये जो चीजें हैं ये किसके उदाहरण है? सिस्टमिक के। जबकि कॉन्टेक्ट के उदाहरण क्या होते हैं? ऐसे शाकनाशी
फसल या खरपतवार के संपर्क में आते ही पौधे के उस भाग को मार देते हैं। अर्थात ये जो है ये संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते ही जितने, अर्थात खरपतवार के जितने हिस्से पर इस शाकनाशी का संपर्क रहेगा उतने हिस्से को क्या कर देगा, खत्म कर देगा या जला देगा, गला देगा, उसका प्रोडक्शन बंद करा देगा। तो इस प्रकार के जो खरपतवार हैं, खरपतवार नाशी हैं, उसको कॉन्टेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। तो कॉन्टेक्ट के उदाहरण क्या है, इनका उदाहरण बिल्कुल वही है, डाइक्वेट और पैराक्वेट जो हमने लिखा था, ये डाइक्वेट और पैराक्वेट यहां भी आ जाता है, डाइक्वेट या पैराक्वेट। तो डाइक्वेट और पैराक्वेट जो है वो कॉन्टेक्ट है। ऐसे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं वो सब के सब सिस्टमिक हर्बिसाइड्स भी हैं। अंतर अलग है, ये किसी विशेष वनस्पति पर प्रभाव डालता है। सिस्टमिक का तात्पर्य है कि वो उसके जाइलम और फ्लोएम से उसमें एंट्री लेता है उस खरपतवार पर और उसको खत्म कर देता है। उदाहरण देखा जाए तो दोनों बराबर है, सीमेजिम, एट्राजिम, 2,4-D जो हैं, और वही जो चीजें हैं ये सिस्टमिक के अंतर्गत भी आते हैं। मतलब 2,4-D की बात करो या एट्राजिम की बात करो तो ये अपने आप में कार्बनिक रसायन के आधार पर देखोगे तो वो कार्बनिक खरपतवार में आते हैं, सेलेक्टिविटी के आधार पर देखोगे तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में आते हैं, स्थानांतरण के आधार पर देखोगे तो वो सिस्टमिक हर्बिसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। हर खरपतवार नाशी एक ही है, 2,4-D या एट्राजिन या सीमाजिन, मगर वो आ किसके अंतर्गत रहे, सभी के एक एक कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, जिस जिस हिस्से में हम उसको बांट रहे हैं। चौथा जो आधार होता है, ये तो हमने तीसरा आधार देखा स्थानांतरण के आधार पर, चौथा जो आधार होता है वो है छिड़काव के समय के आधार पर। छिड़काव का जो समय होता है उसके आधार पर खरपतवार नाशी का हम किस प्रकार से उसको बांटते हैं। तो चौथा जो है वह है छिड़काव के समय के आधार पर। तो छिड़काव के समय के आधार पर तीन प्रकार की चीजों को बांटा गया है। पहला है बुआई से पूर्व, दूसरा है बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व, और तीसरा है अंकुरण के पश्चात। तो इसका पहला जो है बुआई के पूर्व, बुआई के पूर्व, दूसरा जो है बुआई के बाद परंतु अंकुरण के पूर्व, अंकुरण के पूर्व, और तीसरा है अंकुरण के पश्चात, अंकुरण के पश्चात। तो इस प्रकार से ये तीन हिस्सों में बांटा गया है। बुआई के पूर्व तात्पर्य यह है कि खेत में खरपतवार के बीज मौजूद है मिट्टी में और हमने फसल की बुआई नहीं की है, फसल की बुआई नहीं की है तो उस समय ही हम खरपतवार नाशी का क्या करें, उस खेत में पहले प्रयोग कर दे ताकि जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो अंकुरित ही ना हो पाए और उसके बाद हम फसल को क्या करें, बुआई करें और फसल में फिर किसी भी प्रकार का खरपतवार ना रहे। तो बुआई के पूर्व में इस प्रकार का चीज का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एलाक्लोर है और फ्लुक्लोरिन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बेसालिन के नाम से जानते हैं। तो बुआई के पूर्व में दो चीज का उपयोग किया जाता है, मेनली बेसालिन है और एलाक्लोर है। आप लोग ये सभी नाम याद रखते हुए चलेंगे। तो बेसालिन और एलाक्लोर इस प्रकार के खरपतवारनाशी हैं जो फसल के बुआई के पूर्व खेत जोताई हुआ और जोताई होने के बाद इसका एसालिन और एलाक्लोर ये दो खरपतवारनाशी का पहले प्रयोग कर दिया जाता है ताकि इनके बीज फसल के साथ वृद्धि कर ही ना सकें, वो बीज के स्थिति को वो खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व छिड़काव में इसमें किस प्रकार की बातें आती है कि हमने फसल की बुआई तो कर दी है और फसल उग गया है मगर खरपतवार के पेड़ भी नहीं उगे हैं, क्योंकि खरपतवार और फसल दोनों एक साथ, उन दोनों का सीड का जो सुसुप्तावस्था से अंकुरण की अवस्था में आने का जो समय रहता है दोनों का अलग अलग होता है। तो सामान्यतः क्या है, हमने फसल की बुआई कर दी, बीज का छिड़काव कर दिया है
और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ दिन के बाद में कि खरपतवार के अंकुरण ना हो। यहां बुआई के बाद और अंकुरण के पूर्व, इस शब्द का तात्पर्य है बुआई अर्थात फसल की बुआई, अंकुरण अर्थात खरपतवार के अंकुरण। तो खरपतवार का अंकुरण ना हुआ हो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, खरपतवारनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार में हम जनरली क्या होता है, सेलेक्टिव जितने भी सेलेक्टिव हैं उन खरपतवारनाशी का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। और तीसरा है अंकुरण के पश्चात। तो अंकुरण के पश्चात अर्थात खरपतवार जो है वो उग चुके हैं, अब उसके बाद हमें उसे क्या करना है, मारना है, उसके बाद उसे हटाना है। तो ये जो विधि है ये अंकुरण के पश्चात में काउंट होता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो ऐसे 4 भागों में इसको क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। मगर एक 5वां विधि भी होता है, 5वां एक आधार भी होता है, वो है छिड़काव करने की विधि पर। तो छिड़काव करने की विधि के भी 2-3 तरीके हैं। छिड़काव करने की कौन कौन सी विधि होते हैं, तो छिड़काव करने की विधि में है पहले पर्णीय छिड़काव है, जिसको फॉलिएज एप्लीकेशन कहते हैं। छिड़काव करने की विधि के आधार पर 5वां जो है छिड़काव विधि के आधार पर। तो छिड़काव विधि के आधार में पहला है वो है पर्णीय छिड़काव। पर्णीय छिड़काव को इंग्लिश में बोला जाता है फॉलिएज एप्लीकेशन। अर्थात खरपतवार के पत्तों के ऊपर जब हम खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो यह पर्णीय छिड़काव विधि के अंतर्गत आता है। अर्थात खरपतवार उग चुके हैं, फसल भी है, मगर सेलेक्ट कर करके खरपतवार के पत्ते पत्ते के ऊपर जाकर उसे क्या करना, छिड़काव करना, यह पर्णीय छिड़काव कहलाता है। दूसरा है इसमें मृदा छिड़काव। मृदा छिड़काव तात्पर्य है कि सॉइल पर उसको क्या करना, अप्लाई करना, अर्थात मिट्टी में उसको क्या कर देना, उसके बीज की छिंचाई कर देना। और तीसरा है जलीय छिड़काव। इसका जो तीसरा जो हिस्सा होता है वो है जलीय छिड़काव। तो जलीय छिड़काव में क्या होता है कि खेत में जब पानी भरा हो उस वक्त क्या किया जाता है, खरपतवारनाशी को पंप में लेके पानी में घोलने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, या उस खेत में भरे हुए पानी मिला दिया जाता है। तो वो खरपतवार के पौधों को क्या करता है, खत्म कर देता है। पूर्ण रूप से तो कोई भी खरपतवारनाशी खत्म नहीं कर पाता है, 1-8% बच जाएगा, मगर मैक्सिमम जो होता है वो खरपतवार हट जाते हैं। तो पर्णीय छिड़काव जो रहता है ये मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से 5 आधार पर खरपतवारनाशी जो रासायनिक जो विधि है कि रसायन का हम प्रयोग करके खरपतवार को हम नष्ट करेंगे, तो उसके 5 आधार हैं। और उन आधार में मूल रूप से हमें नाम को याद करते हुए चलना है, अलग अलग जो चीजें हैं। तो कुछ हमारे पास रासायनिक खरपतवारनाशक हैं जिनके शॉर्ट नेम हैं और उन शॉर्ट नेम का फुल नेम भी है। तो उन शॉर्ट नेम के फुल नेम अपने को याद रखते हुए चलने हैं, और हमें इन चीजों को उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि कार्बनिक में जितने एलिफेटिक, एरोमेटिक, एमाइड्स, इस प्रकार के जो नेम से हैं, इन नेम के चीजों को याद नहीं रखना है, मगर हमें कुछ प्रमुख जो खरपतवार हैं उनके कुछ शॉर्ट नेम हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। तो ये हेडिंग आप डाल लेंगे, कुछ प्रमुख खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी हर्बिसाइड्स। इसमें पहला जो है 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D का तात्पर्य है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यदि आप इसके संरचना को देखोगे
तो इसका संरचना किस प्रकार से होगा, उस संरचना के आधार पर आप इसके नाम को बना सकते हैं। और ये जो नेमिंग जो होता है, यदि केमिस्ट्री में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहां पर इसने क्या बात बोला है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोला। तो पहले तो आप क्या कीजिए, फिनॉक्सी ये जो फॉर्मूला है ये हमने क्या कर लिया, बना दिया इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो नंबरिंग होता है, हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं। ये फर्स्ट पोजीशन अपन ने लिया, तो ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन हो गया, ये छठवां कार्बन हुआ। मैं एक का नाम के आधार पर फॉर्मूला बनाकर बता रहा हूं, बाकी चीजों को भी इसी प्रकार से बनते हैं। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि जो फिनॉक्सी जो होता है उस ग्रुप का साइन क्या होता है, बेंजीन जो होता है उसका साइन कैसा होता है। तो इन चीजों को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये फिनॉक्सी का है। अब क्योंकि इसमें क्या चीज जुड़ा हुआ है, देखिए इसके प्रीफिक्स को देखो, 2 और 4 पोजीशन पर क्लोरो अर्थात क्लोरीन जुड़ा हुआ है। दोनों जगह पर क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए उसके नाम के सामने आ गया डाइक्लोरो। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब मैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करूंगा तब IUPAC नोमेनक्लेचर को बहुत डिटेल में वहां डील करूंगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नेमिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो 2 और 4 अर्थात ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये जितने भी बिंदु बनाया हूं मैं, ये सभी क्या है, एक एक कार्बन के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो दूसरे और चौथे कार्बन में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए इसमें सामने में क्या प्रीफिक्स लग गया है, डाई। अर्थात इस स्थान पर क्या चीज लगा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जगह पर सेकंड पोजीशन पर और ये 4th पोजीशन पर, इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो यदि इसको आप पहले लिए तो इसको पहला लेता तो ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा कहला जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला किसको लेना है। हम चूंकि लिखने की शुरुआत कहां से करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं, इसलिए हमने इसको पहला लिया ताकि इससे आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो ये सेकंड, थर्ड छोड़ 4th में दोनों जगह पर क्लोरीन है, तो 2,4 डाइक्लोरो हो गया। फिनॉक्सी मतलब ये फिनॉक्सी ये ग्रुप है आपका। उसके बाद एसिटिक एसिड, तो ये कार्बन तो है ही, कार्बन में इसमें क्या हो जाएगा, इस जगह पर OH और यहां O, तो ये आपके पास ऐसा ग्रुप हो गया। ये कार्बन तो है ही और COOH जो ग्रुप होता है वो एसिटिक एसिड का ग्रुप होता है। तो ये जो फार्मूला जो बना है, ये फार्मूला हम लोग के किस चीज का बताता है, 2,4-D का फार्मूला है, अर्थात 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का हो गया। देखिए सेकंड और 4th पर क्लोरीन है तो 2,4 डाइक्लोरो, ये जो ग्रुप है फिनॉक्सी, तो ये हो गया फिनॉक्सी और उसके साथ ये एसिटिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया। तो जैसे इस प्रकार से ये एक हमारे पास नाम हुआ एक प्रमुख खरपतवारनाशी का 2,4-D का। इसी प्रकार से कुछ और नाम है, 2,4-D भी है, 2,4-DB, इसका नाम है 2,4 डाई ब्यूटारेटेड फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब यहां देखो डाइक्लोरो अर्थात 2 ठो क्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए थे, यहां ब्यूटारेटेड या डाइक्लोरो ब्यूटारिक एसिड है। एक मिस्टेक हो गया, डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ना होकर ये ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। अब वहां एसिटिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ब्यूटायरिक एसिड का जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। यहां पर नाम बिल्कुल एजिटिस है। इसी प्रकार से नाम आता है हम लोगों के पास में 2,4,5-T, 2,4,5-T। तो इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों का 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक है TCA। TCA का फुल फॉर्म है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड।
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसी प्रकार है प्रोपेनिल। प्रोपेनिल प्रोपेनिल का फुल फॉर्म है 3,4 डाइक्लोरो प्रोपियोनोएलाइड। 3,4 डाइक्लोरो प्रोपियोनिलाइड। अगला जो नाम है हम लोगों का MCPA 2 मिथाइल। अगला जो नाम है वो है MCPA। इसका फुल फॉर्म है 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2 मिथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इस प्रकार से, इसी प्रकार से MCP भी होता है। MCP हो जाएगा, नाम आपका सेम रहेगा ये, और ये एसिटिक एसिड की जगह में ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। ये बात सेम है। 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी के बाद एसिटिक एसिड है तो यहां A सब्सक्रिप्शन यूज होगा, ब्यूटायरिक एसिड है तो B यूज होगा। अब ये MCPA को आप कैसे देखेंगे? M से हो गया मिथाइल, C से हो गया क्लोरो। अंतर यह है कि M जो है ये सेकंड पोजीशन पे लगा है मिथाइल, C जो है वो फोर्थ पोजीशन पे लगा है, P से हो गया फिनॉक्सी एसिटिक फिनॉक्सी, और A से हो गया एसिटिक एसिड। तो इसको आप फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। मगर ये कौन से पोजीशन पे लगा है? ये 2 पोजीशन पर है, ये 4th पोजीशन पर है। तो इस बात को अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। इसी प्रकार MCP भी है तो मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी ही रहेगा, B से आ जाएगा आपका ब्यूटायरिक एसिड। फिर एक होता है डेलेपोन, और इसी प्रकार से है IPC आइसोप्रोपाइल एन फिनाइल कार्बोनेट। तो ऐसे कई आपको नाम मिलेंगे, मगर ये जो है ये कुछ बहुत ही प्रचलित नाम हैं, और इन प्रचलित नामों का जो खरपतवारनाशी है, इन खरपतवारनाशी का हम क्या करते हैं, बहुत ही प्रमुखतया से इनके नाम को अपने को ध्यान में रखना है, बहुत प्रमुखतया से इनके नाम को हमें याद रखते हुए चलना है। तो ये खरपतवारनाशी का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, मगर इसमें 2 बातें बच गई है बताने के लिए। वो है, एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, और दूसरा है एसिडिक इक्विवेलेंट क्या होता है, एसिड इक्विवेलेंट। ये 2 बातें हैं, तो इन 2 बातों के बारे में हम 10 मिनट का एक छोटा सा चर्चा और रख लेंगे इस टॉपिक के ऊपर में, और उनके 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, उन 2 न्यूमेरिकल को कर लेंगे। हार्डली 15 मिनट का टॉपिक होगा। तो ये इस मूल रूप से देखा जाए तो जो खरपतवार के प्रकार, खरपतवार के प्रभाव और खरपतवारनाशी के प्रकार, इन सब टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। अगला जो क्लास होगा वो सिलेबस के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर संभवतः उर्वरक के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।